हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे रीड के 30 डेज रिवीजन बैच का 26वां वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। इसमें हम दो चीजें पढ़नी होती हैं, एक स्थिति और विस्तार और एक भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश हम पढ़ने वाले हैं, ये आपके अलग से पूरा टॉपिक दे रखा है। स्थिति और विस्तार भी आपको याद करके जाने हैं, वो मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा, वो रटने वाला टॉपिक है पूरा। तो देखिए भौतिक प्रदेश में क्या है। व्यक्तिगत मत के अनुसार सबसे पहले वर्गीकरण किया था वीसी मिश्रा ने, 7 भौतिक प्रदेश बताए थे राजस्थान में। भौगोलिक आधार पर बात की जाए तो कौन कौन से 4 होते हैं, मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती। ये 4 इंपोर्टेंट है, इन 7 के आपको नाम याद रखने हैं। देखिए सबसे पहले है विषय मिश्रा के अनुसार शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क, नहरी, अरावली, पूर्वी कृषि औद्योगिक, दक्षिण पूर्वी कृषि और चंबल बीहड़। लगभग सारे आपके पड़े हुए होंगे। ये नहरी और चंबल बीहड़, ये दो इन्होंने ऐड किए थे, तो ये आपको याद रखने। अपना टॉपिक है मेन भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। देखिए भौगोलिक आधार पर 4 तरह से राजस्थान को बांटा जाता है। एक मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा मैदान और चौथा हाड़ौती। इनके बारे में अच्छे से आगे कवर करेंगे पूरा। क्षेत्रफल की बात की जाए तो मरुस्थल में 61.11% क्षेत्रफल है, अरावली का 9% क्षेत्रफल है, मैदान 23% भाग पे है और हाड़ौती 6.89% भाग पे है। तो 61, 9, 23, 6, 61, 9, 23, 6। जनसंख्या की बात करें तो 40 मरुस्थल, अरावली 10, मैदान 39 और हाड़ौती 11। तो अरावली 10, हाड़ौती 11, मैदान 39, मरुस्थल 40। देखिए हाड़ौती 11, अरावली 10, मैदान 39 और मरुस्थल 40। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, मरुस्थल में। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी कहाँ का है, मरुस्थल का। अब देखिए मरुस्थल में कितने जिले आते हैं, 12 जिले। ये प्रश्न आता है, बार बार आता है, आपको याद रखना है। मरुस्थल में कितने जिले आते हैं, 12 जिले। अरावली में 7 जिले, मैदान में 10 जिले और हाड़ौती में 7 जिले। इनका टोटल ज्यादा हो रहा होगा राजस्थान के जिलों से, क्योंकि बहुत से जिले ऐसे होते हैं जो 2 भौतिक प्रदेशों में आते हैं, इसलिए। अब इनके बारे में अच्छे से आगे देखें। ये देखिए ये वीसी मिश्रा ने जो वर्गीकरण किया था वो है। नंबर 1 शुष्क प्रदेश, नंबर 2 अर्ध शुष्क। इन्होंने एक नहरी प्रदेश ये ऐड कर दिया था, जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया है, जहां इंदिरा गांधी नहर निकलती है वो। उसके बाद अरावली। 4 पूर्वी औद्योगिक कृषि क्षेत्र, अलवर भरतपुर, चंबल बीहड़, सवाई माधोपुर करौली वाला क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी कृषि। ये आपको याद रखना है, इनके केवल नाम नाम याद रखने हैं। अब देखिए अपना मेन टॉपिक है ये। इसमें देखिए सबसे पहले ये है अपना शुष्क मरुस्थल। उसके बाद शुष्क और अर्धशुष्क दोनों इसी में पार्ट है बीच में। ये हो गया अपना अर्धशुष्क मरुस्थल। ये इसके बाद ये है अपनी अरावली, ये है पूर्वी मैदान और ये हो गया अपना हाड़ौती। तो ये पूरा क्षेत्र जो है, और ये पूरा भाग अरावली के अंडर में आता है यहाँ तक, और ये यहाँ तक पूर्वी मैदान की। ये पूर्वी मैदान में आता है और ये अरावली में यहाँ तक। इनके बारे में पढ़ना है अपने को अच्छे से। देखिए सबसे पहले अपना मरुस्थल। तो मरुस्थल का निर्माण हुआ था टर्शियरी काल में। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न आ चुका है 1-2 बार। मरुस्थल का निर्माण कब हुआ था, टर्शियरी काल में। क्षेत्रफल कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ढाल कहाँ है इसका, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ ऐसे ढाल है इसका मरुस्थल का। मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्धशुष्क मरुस्थल। ये वर्षा के आधार पर है। जहां 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां शुष्क मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र है, और जहां अर्धशुष्क है उसको 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर। अब शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, एक बालू का स्तूप मुक्त, एक बालू का स्तूप युक्त। यानी जहां बालू का यानी रेत समझ लीजिए बालू का होंगे वो बालू का स्तूप युक्त, और जहां नहीं होगा वो बालू का स्तूप मुक्त। अब देखिए ये आपको डाटा याद रखना है। बालू का स्तूप मुक्त में कितना क्षेत्र है, 41.5%, और बालू का स्तूप युक्त में कितना है, 58.5%। और सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर में। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहां पाया जाता है, ये आपको चारों नाम याद रखने हैं, ये एग्जाम आते हैं। पोखरण, लोदरवा, बालोतरा और फलौदी। पोखरण, लोदरवा, बालोतरा और फलौदी। जो बालू का स्तूप मुक्त जो रेगिस्तान होता है, उसमें जो पथरीला रेगिस्तान होता है, पथरीला इलाका होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम्मादा। हम्मादा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात करें तो जो मोस्ट है उनको देखिए। बरखान होता है, ये अर्धचंद्राकार होता है ऐसे। इसका ढाल इसमें 2 ढाल होते हैं, एक अवतल ढाल, एक उत्तल ढाल। तो जहां ढाल की बात आए वो बरखान बालू का स्तूप होता है, और ये अर्धचंद्राकार होता है। ये सर्वाधिक शेखावटी में पाए जाते हैं। कौन सा बालू का स्तूप किस तरह का होता है और कहां पाया जाता है, इसी से प्रश्न आते हैं। दूसरे हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ कैसे होते हैं, जो पवन के समकोण की दिशा पर बनते हैं। जो ये पवन चल रही है तो इसके समकोण की दिशा पर। ये कहां, बाड़मेर और जोधपुर में। जोधपुर एक ऐसी जगह है जहां हर प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। रेखीय बालू का स्तूप पवनों के समांतर बनते हैं, और ये कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर में। पैराबोलिक, ये हेयर पिन के आकार के होते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। और ये सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाने वाले बालू का स्तूप है। कौन से, पैराबोलिक। इसके बाद ताराकार, ये अनियमित पवनों के कारण बनते हैं इस तरीके से, ऐसे जैसे पवन इधर से इधर से। तो ये अनियमित पवन के कारण कौन से बनते हैं, ताराकार बालू का स्तूप। ये कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर, सूरतगढ़ और बीकानेर। श्रप कौन से होते हैं, ये रेगिस्तान में जहां झाड़ियां होती हैं, तो झाड़ियों के
कारण जो रेत इकट्ठा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्रब बालू का स्तूप। ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो ये हुए अपने बालू का स्तूप। इसके बाद है मरुस्थल का दूसरा पार्ट, अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक लूणी बेसिन, दूसरा नागौरी उच्च भूमि, तीसरा घग्गर प्रदेश और चौथा शेखावाटी अंतःप्रवाह। लूणी बेसिन में इसको गोड़वाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। ये पाली, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और सिरोही तक फैला हुआ है पूरा एरिया। आपको बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है हल्का सा। और इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं जो इंपोर्टेंट होगा, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे हम। एक काला भूरा डंगर, ये पाली में पाया जाता है, और एक नेहर, ये जालौर में पाए जाते हैं। ये आपका। इसके बाद है नागौरी उच्च भूमि, इसको क्या कहते हैं, बांका पट्टी। और ये नागौर अजमेर के बीच की एक फ्लोरोसिस पट्टी है, जो फ्लोरोसिस रोग होता है जिसके कारण, फ्लोराइड के कारण, तो इसलिए इसको बांका पट्टी कहते हैं। इसके बाद है घग्गर, ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, इसको नालिक क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। अंतःप्रवाह क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कांतली नदी का प्रवाह है उसकी वजह से, तो इसको तोरावाटी भी बोलते हैं। इसमें एक वर्ड आता है जोहड़। जोहड़ क्या होते हैं, कच्चे कुएं होते हैं शेखावाटी के, जिनको जोहड़ कहा जाता है। ये प्रश्न आ चुका है। सर क्या होते हैं, सर तालाब को बोलते हैं। और बीड़, ये बीहड़ नहीं है, बीहड़ अलग है, ये बीड़ है। बीड़, बीड़ बोलते हैं शेखावाटी में जो घास के मैदान होते हैं उनको बीड़ कहा जाता है। इसके बाद अपने मरुस्थल में कुछ अन्य चीजें हैं, जैसे खड़ीन, इसको प्लाया भी बोलते हैं। ये अस्थायी खारे पानी की झीलें होती हैं, जो पालीवाल ब्राह्मणों ने जिससे खेती शुरू की थी सबसे पहले। तो खड़ीन क्या होती है, अस्थायी खारे पानी की झीलें। रन या टाट किसको बोलते हैं, दलदली भूमि होती है, लवणीय भूमि होती है, और ये सबसे ज्यादा कहाँ है, जैसलमेर में। लाठी सीरीज क्या है, ये जैसलमेर में है। पोखरण से मोहनगढ़ तक की एक जल पट्टी है। क्या है ये, लाठी सीरीज क्या है, एक जल पट्टी। और इसी में क्या है, चांदन नड़कू, जिसको राजस्थान का घड़ा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मरुस्थल का मार्च क्या होता है, मरुस्थल के आगे बढ़ने को क्या कहते हैं, मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल के प्रसार को मरुस्थल का मार्च कहा जाता है। धरियन क्या होता है, धरियन, ये गतिशील टीले होते हैं, गतिशील टीले होते हैं ये, और ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं सारे। इसके बाद है अपने सेकंड अरावली पर्वतमाला। देखिए निर्माण के आधार पर बात करें तो निर्माण के आधार पर ये वलित पर्वतमाला है, प्राचीनतम है सबसे, और ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। अब इसका अवशेष ही बचा है। जो ओरिजिनल पर्वतमाला थी वो अब ऐसी नहीं थी, वो बहुत ऊंची थी, कहते हैं हिमालय से भी ऊंची रही होगी किसी समय पे अरावली। अब ये अवशिष्ट बची हुई है केवल। इसके निर्माण काल की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन में काल में निर्माण हुआ था इसका। किस काल में, प्री कैम्ब्रियन। ये आपको याद रखने है कि किस भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण कब किस काल में हुआ था। इससे कभी कभार एक आध प्रश्न आते हैं। एक चीज और, मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है उसको जीरोफाइट बोलते हैं। ये प्रश्न एक बार आया था, तो ये और याद रखिए, जीरोफाइट कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन टाइम समय में हुआ था। इसका कुल विस्तार अरावली का कितना है, 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितना है, 550 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। और ये कहां से कहां तक है, पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक। और राजस्थान में आबू से खेतड़ी झुंझुनू तक। दिशा कौन सी है इसकी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। और नैऋत्य से ईशान, ये जो अपने वास्तु के हिसाब से दिशाएं होती हैं, ये प्रश्न एक बार आया था इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। तो ये आपको रखना है नैऋत्य से ईशान की तरफ। अब राजस्थान में अरावली की बात की जाए तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। इनकी आपको कहाँ स्थित है और सबसे ऊंची चोटी, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। देखिए उत्तरी अरावली झुंझुनू से जयपुर के मध्य, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ सीकर में, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर। मध्य अरावली जयपुर राजसमंद, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अजमेर की टॉडगढ़, इसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर। दक्षिण अरावली राजसमंद से सिरोही, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली में हमें क्या पढ़ना है, चोटियां पढ़नी है, याद करनी है। नाल या दर्रे जो है वो याद करने हैं, और पठार याद करने हैं। देखिए पठारों की बात करें तो जो इंपोर्टेंट है, उड़िया का पठार, ये सिरोही में है, और ये 1360 मीटर का राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है राजस्थान का, उड़िया का पठार। उसके बाद बात करें आबू की, तो ये सिरोही में है, और ये 1200 मीटर में ऊंचाई का है। ये दोनों कहाँ है, सिरोही में। इसके बाद भोराट का पठार, भोराट का पठार कहाँ है, कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, और गोगंदा जो उदयपुर में है। इन दोनों के मध्य कौन सा है, भोराट का पठार, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर। ये तीनों की आपको याद रखनी है। इसके बाद है भूमट का पठार, ये उदयपुर और डूंगरपुर में है, और इसको भील क्षेत्र भी बोलते हैं, भील क्षेत्र। इसके बाद लसाड़िया का पठार, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार कौन सा है, लसाड़िया का पठार। क्रांसका का पठार, या इसको काकड़वाड़ी भी बोलते हैं, काकड़वाड़ी, ये कहाँ है, ये सरिस्का में स्थित है, और ये अलवर में है। तो ये पठार आपको याद रखने हैं, ये इंपोर्टेंट है सारे। एक ऊपरमाल का पठार है, वो हम हाड़ौती में पढ़ेंगे, बिजौलिया से भैंसरौड़गढ़ तक। ये हुई चोटियां। देखिए सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। उसके बाद दूसरे नंबर 5 तो आपको पूरे क्रम के साथ, लंबाई के साथ भी याद रखनी है, ऊंचाई के साथ। गुरु शिखर 1722 सिरोही, शेर 1597 सिरोही, दिलवाड़ा 1442 सिरोही, जरगा 1431 उदयपुर, और अचलगढ़ 1380 सिरोही। ये 5 तो आपको याद रखनी ही है। बाकी आप 15 चोटियां याद रखिए, 15 का क्रम याद रखिए, प्लस जो अरावली के तीनों भाग हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, उनकी तीनों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं 3 वो याद रखिए।
तो आपका काम इससे बन जाएगा। तो इसकी जो ट्रिक होती है वो आप सबको पता होगा, उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये आप पूरा अच्छे से रट्टा मार लेना, जिसमें से एक प्रश्न पक्का आता है। इसके बाद देखिए, पूर्वी मैदान ये प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। इसके 3 पार्ट हैं, एक माही का मैदान, 3 मैदान है इसमें, एक बनास व बाणगंगा का मैदान और एक चंबल मैदान। देखिए, माही मैदान को वागड़ या छप्पन का मैदान भी कहते हैं। छप्पन का मैदान कहाँ कहाँ है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। और प्रतापगढ़ को क्या कहते हैं? काठल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसलिए माही को क्या कहा जाता है? काठल की गंगा कहा जाता है। बनास व बाणगंगा का मैदान, इसके 2 भाग हैं, एक बनास और एक बाणगंगा। बाणगंगा कहाँ का मैदान कहाँ है? जयपुर, दौसा, भरतपुर। जयपुर, दौसा, भरतपुर में कौन सा है? बाणगंगा का मैदान। बनास का मैदान कहाँ है? इसके 2 पार्ट है, एक मेवाड़, एक मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली में आपको याद रखना है कि इसमें करौली नहीं आता है। तो ये कहाँ है? अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इसका नाम केवल मालपुरा करौली का मैदान है, इसमें करौली नहीं है। मेवाड़ का मैदान राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। तो ये हुआ अपना बनास व बाणगंगा का मैदान। चंबल मैदान में क्या है? इसको क्या कहते हैं? बीहड़ और डांग क्षेत्र। ये बीहड़ क्या होते हैं? ये उत्कात भूमि होती है जो चंबल के कारण बनती है, अवनालिका अपर्दन के कारण। तो ये आपको याद रखना है पूरी मैदान में। इसके बाद है हाड़ौती। हाड़ौती का निर्माण कब हुआ था? क्रिटेशियस काल में। हाड़ौती का मैदान क्रिटेशियस काल में, और ये ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से इसका निर्माण हुआ है। और इसमें एक टर्म आती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये कहाँ है? अरावली और हाड़ौती के मध्य में है। देखिए, इसके मेनली 2 पार्ट हैं, दक्कन लावा और विंध्यन कगार, और 3 छोटे छोटे पार्ट हैं इसके, जिनको हम और ऐड करते हैं, ये 3। तो मेनली आपको कौन से याद रखने हैं? हाड़ौती के मैदान में 2 पार्ट है, कौन कौन से? दक्कन लावा और विंध्यन कगार। विंध्यन कगार 2nd ग्रेड में आ चुका है, तो आपको याद रखना है अच्छे से। ये कहाँ है? करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी में। जो विंध्य पर्वतमाला कहाँ है? एमपी में, लेकिन उसका कुछ विस्तार जो है वो बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली तक है। तो ये विंध्यन कगार। दक्कन लावा का विस्तार कहाँ है? एक मालव प्रदेश जो प्रतापगढ़, झालावाड़ तक। ऊपर महल का पठार जो है वो बिजौलिया से भैंसरोड करता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो 3 है, ये तीनों इंपोर्टेंट है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी, ये कहाँ है? इसके कौन कौन से भाग हैं? इसके 2 भाग हैं, एक बूंदी हिल्स, एक मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा और झालावाड़ में। शाहबाद उच्च भूमि, ये 12 में है, और एक घोड़े की नाल जैसी आकृति वाली पहाड़ियां हैं। इसके बाद है डग गंगधर भूमि, ये कहाँ है? झालावाड़ में। ये आपको याद रखना है पूरा। हाड़ौती पठार के 5 पार्ट हैं, जिनमें से 2 मेन है, दक्कन लावा और विंध्यन, और 3 छोटे वो हैं भाग। कौन कौन से? अर्धचंद्राकार, शाहबाद उच्च भूमि और डग गंगधर। इसके बाद भौतिक प्रदेश से जुड़े कुछ शब्दों की बात करते हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न इनसे पक्का रहता है। देखिए, राठी प्रदेश कहाँ है? ये शुष्क मरुस्थल में है। बांगड़ प्रदेश अर्ध शुष्क मरुस्थल में। हम्मादा किसको कहते हैं? जो पथरीला मरुस्थल होता है उसको हम्मादा कहा जाता है। गोड़वाड़ प्रदेश लूणी बेसिन को कहा जाता है। बांकापट्टी कहाँ है? नागौर और अजमेर के बीच का क्षेत्र। तोरावाटी क्या है? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। जोहड़ किसको कहते हैं? शेखावाटी में जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ कहा जाता है। सर क्या होते हैं? तालाब। बीड़ किसको कहा जाता है? शेखावाटी में जो चारागाह भूमि होती है उसको बीड़ कहा जाता है। खड़ीन या पिलाया, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अस्थायी झील पे जो खेती शुरू की गई थी उसको क्या कहा जाता है? खड़ीन। और प्लाया क्या होती है? खड़ीन और प्लाया क्या होती है? अस्थायी खारे पानी की झील होती है। आपको याद रखना है। रन या टाट किसको कहा जाता है? दलदली या लवणीय भूमि को। लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ तक की जलपट्टी। थारकागढ़ चांदन नलकूप। नखलिस्तान क्या होता है? मरुस्थल में जो हरियाली, जहाँ जलपट्टी होती है उसके आसपास कहीं हरियाली आ जाती है, उसको क्या कहा जाता है? मरुस्थल में हरियाली को नखलिस्तान। पिवड़ा क्या है? एक सांप की प्रजाति है जो मरुस्थल में पाई जाती है, पीले रंग का होता है। सेवण या लीलोण क्या है? ये एक घास है। और घोड़ाबड़ जो होता है वो यही घास खाता है, और इसको घोड़ाबड़ की शरण स्थली भी कहा जाता है। किसको? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नाल क्या है? पर्वतों के मध्य का जो तंग रास्ता होता है उसको क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है। उसके बाद बालसन क्या है? बालसन है अपने पहाड़ियों के मध्य के रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? बालसन कहा जाता है। और भाकर क्या है? जालौर में जो पहाड़ियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। उसके बाद मगरा क्या है? मगरा उदयपुर में पहाड़ियां क्या कहलाती है? मगरा। और पहाड़ियों का समूह क्या कहलाता है? गिरवा। तो ये आपको याद रखना है, मगरा और गिरवा। उसके बाद डूंगरी, जयपुर में पहाड़ियों का क्या कहा जाता है? डूंगरी। और देशहरो क्या है? उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य की हरियाली को क्या कहा जाता है? देशहरो। ये आपको याद रखना है। तो जालौर में पहाड़ियां भाकर, उदयपुर में पहाड़ियां मगरा, और जयपुर में पहाड़ियां डूंगरी। तो ये हुआ अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट। जो दर्रे और चोटियों की ये पूरी पीडीएफ में आप डाल दूंगा, आप अच्छे से याद करना है इनको, एक प्रश्न इनसे रहता ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।